हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम रेलवे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए एक MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट रहेगा एंशिएंट हिस्ट्री, भारत का प्राचीन इतिहास। तो उससे रिलेटेड हम MCQs करेंगे। उसमें हमारा ये आज का जो क्लास है वो पार्ट 1 होगा उसका। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महाजनपद काल और मौर्य वंश, इनसे संबंधित क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। और उससे आगे के जो हमारे टॉपिक रह जाएंगे उनके लिए हम एक पार्ट 2 लेके आएंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन ही नहीं डिस्कस करेंगे, बाकी इनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा जानकारी है उनको भी हम साथ में डिस्कस करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप ना हो। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने नंद वंश के शासक धनानंद को हरा के मौर्य वंश की स्थापना की थी। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। किस प्राचीन ग्रंथ को तमिल भूमि की बाइबिल कहा जाता है? तमिल भूमि की बाइबिल कहा जाता है तिरुकुरल को। तिरुकुरल, और इसके लेखक थे तिरुवल्लुर। तिरुवल्लुर इसके लेखक थे और ये बुक है तिरुकुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार किस स्थल में पाया गया है? तो जो महान स्नानागार है, ग्रेट बाथ, ये हमें मोहनजोदड़ो से मिलता है। मोहनजोदड़ो से मिलता है और मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता थे राखाल दास बनर्जी। राखाल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। और इसके लिए इसका ईयर था 1922। 1922 में सर जॉन मार्शल ने इनको अपॉइंट किया था उत्खनन करने के लिए। और इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जो ये महान स्नानागार बना है, इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है। इसमें बिटुमिनस का लेप किया गया है अंदर की तरफ पूरे, उसमें जो स्नानागार बना हुआ है उसमें। अगला प्रश्न हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और इसकी रचना विश्वामित्र ने की है और ये सूर्य को समर्पित है। ये सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो भारत का स्वर्ण युग जो गुप्त काल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता में दो बड़े नगर मिले थे, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदाड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का ही उत्खनन किया गया था सिंधु घाटी सभ्यता का 1921 में। और मोहनजोदड़ो का फिर 1922 में राखालदास बनर्जी को अपॉइंट किया था। और हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन करने वाले थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस धर्म को अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद जो है वो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। कलिंग युद्ध, तो अशोक शासन में आया था 273 बीसी में। 273 बीसी में अशोक राजा बना था और उसके 8वें वर्ष में, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष ने उसमें कलिंग पर आक्रमण किया था। और उस समय कलिंग की राजधानी थी तोसली। कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली। ये ध्यान रखिएगा, कलिंग की राजधानी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रचार के लिए प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय राजा कौन थे? तो जैन धर्म के प्रचार के लिए, जैन धर्म का प्रचार किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य की राजधानी प्रारंभ में राजगृह थी, लेकिन बाद में इसे किस नगर में स्थानांतरित किया गया था? तो मगध साम्राज्य की राजधानी स्टार्टिंग में राजगृह थी, फिर इसको पाटलिपुत्र बनाया गया था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी लेके आया था उदयन। उदयन हर्यक डायनेस्टी का
शासक था, हर्यक वंश का शासक था उदयन, और ये जो है राजगृह से राजधानी लेके आया था पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी, और चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है। तो इसमें ये ऑप्शन जो है वो मिसमैच हो गए, तो कौटिल्य या चाणक्य जो भी आए दोनों इसी के आंसर सही होंगे, क्योंकि कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह था लोथल, और ये वर्तमान में हम इसकी बात करें तो वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। तो ये हो गई लोथल की बात। लोथल गुजरात में है, और इसके उत्खनन करता थे एस.आर. राव। एस.आर. राव, और ये जो एक व्यापारिक नगर था, और यहाँ से चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं लोथल से। लोथल से चावल के साक्ष्य भी मिलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कौन सा वेद संगीत और मंत्रों से संबंधित है? तो संगीत और मंत्रों से संबंधित वेद है हमारा सामवेद, और सामवेद को भगवान कृष्ण का प्रिय वेद भी कहा जाता है, कि ये भगवान कृष्ण का प्रिय वेद है। तो संगीत से संबंधित वेद हो गया सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी किस स्थान पर पाया गया था? तो हड़प्पा सभ्यता में ग्रेट ग्रेनरी हमें मिलती है मोहनजोदाड़ो से। कहाँ से मिलती है? मोहनजोदाड़ो से। ग्रेट बाथ भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलता है, ग्रेट ग्रेनरी भी हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है, और मोहनजोदाड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति भी मिलती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि धातु की बनी हुई है। ठीक है, और इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म की शिक्षा पहली बार किस स्थान पर दी गई थी? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा पहली बार सारनाथ में दी गई थी, और सारनाथ में एक तो कौंडिन्य और उनके कुछ साथी थे, कौंडिन्य व उनके साथी थे, उनको पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने सारनाथ में इनको दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस गणराज्य में हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है वो वैशाली गणराज्य में हुआ था, और वैशाली गणराज्य में कुंडग्राम नामक गांव था, कुंडग्राम, वहां पे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में सबसे पहले कहां पर बसे थे? तो आर्य सबसे पहले भारत में आके सप्त सिंधु वाले क्षेत्र में बसे थे। तो सप्त सिंधु वाला हमारा ये इधर वाला पंजाब वाला एरिया, इधर थोड़ा पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का, जहां पे सिंधु और उसकी सहायक नदियां, सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां रावी, झेलम, चिनाब, व्यास और सतलज, 5 तो ये हो गई, 5 तो इसकी सहायक नदियां हो गई, एक सिंधु हो गई, प्लस एक सरस्वती नदी जिसको ये पवित्र मानते थे। तो इन 7 नदियों का जो क्षेत्र था इसको हम बोलते थे सप्त सिंधु, और यहाँ पे सबसे पहले आर्य आके बसे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है लोथल। लोथल की हमने बात करी थी, लोथल गुजरात में स्थित है, और यहाँ पे हमें डॉकयार्ड मिलता है, बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतीक धम्म चक्र किसे दर्शाता है? तो बौद्ध धर्म का जो प्रतीक है धम्म चक्र, ये धर्म के प्रचार को दर्शाता है, बौद्ध धर्म के प्रचार को दर्शाता है धम्म चक्र। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था चन्हुदड़ो को, और मैनचेस्टर वो सिटी होती है जहां पे टेक्सटाइल की बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगी हो, और चन्हुदड़ो जो है वो वस्त्र निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे। तो ये हो जाएगा हमारा चन्हुदड़ो भारत का मैनचेस्टर, और इसके उत्खनन करता थे एन.जी. मजूमदार। एन.जी. मजूमदार जो है वो चन्हुदड़ो के उत्खनन करता थे, और चन्हुदड़ो अभी वर्तमान में सिंध पाकिस्तान में पड़ता है, और ये एक इंडस्ट्रियल सिटी थी हमारी, और यहाँ से मनके बनाने के कारखाने भी मिलते हैं। और अगले क्वेश्चन की बात करें,
अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रलिपि थी, पिक्टोग्राफी, जैसे कि आजकल हम यूज करते हैं इमोजीज में, तो वैसी जो है वैसी लिपि इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 2600 BC से पहले यूज किया करते थे। तो अभी तक इनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो इनकी लिपि हो गई चित्रलिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। महावीर बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ये अभी नेपाल में आता है और 563 BC में इनका जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदर्थ और इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी, पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है सप्त सिंधु किस क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो सप्त सिंधु वाला रीजन जो है वो पंजाब वाले रीजन को दर्शाता है। तो पंजाब जो हमारा इंडिया में पंजाब है प्लस पाकिस्तान वाला पंजाब भी इसी में इंक्लूड होता है सप्त सिंधु वाले रीजन में, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म के अनुयायी किस राजा को धम्म राजा कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी किस राजा को धम्म राजा कहते हैं? धम्म राजा कहते थे अशोक को, राजा अशोक जो है वो धम्म राजा के नाम से प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न है किस मौर्य सम्राट ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महात्म्य की नियुक्ति की थी? तो धम्म महात्म्य की नियुक्ति की थी राजा अशोक ने। ये हो गया। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में किस धातु का सबसे अधिक उपयोग किया गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा तांबे का प्रयोग हुआ है, लोहे से वो लोग परिचित नहीं थे, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। तांबे का सबसे अधिक यूज किया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। अगला है कौन सा बौद्ध परिषद अशोक के संरक्षण में आयोजित किया गया था? तो अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी, ये 251 BC में हुई थी, 251 BC, और पाटलिपुत्र में हुई थी ये, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिश। तो अभी तक 4 बौद्ध संगीतियां कंप्लीट हुई है। पहली हुई थी 483 BC में, उसके बाद 383 BC में, तीसरी 251 BC में और लास्ट वाली हुई थी प्रथम शताब्दी में। जो तीसरी जो बौद्ध संगीति है उसका संरक्षण अशोक ने किया था और पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है महाजनपद किस काल से संबंधित थे? महाजनपद हमारे आते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो ये उत्तर वैदिक काल से संबंधित थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के लोग किस व्यापार में कुशल थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग धातु शिल्प में एक्सपर्ट थे और ये धातु शिल्प का व्यापार किया करते थे। अगला क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है किस वेद को ज्ञान का वेद कहा जाता है? तो ज्ञान का वेद कहा जाता है ऋग्वेद को। ऋग्वेद जो है हमारा प्राचीनतम वेद है और इसको ज्ञान का वेद कहा गया है। और ऋग्वेद में हमें और क्या क्या जानकारियां मिलती हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाएं, तो ये याद रहे ना रहे, ये 2 चीजें याद रखिएगा, 10 मंडल है और 1028 इसमें सूक्त हैं। और गायत्री मंत्र की हमने बात की थी, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख इसमें किया गया है। अगला प्रश्न है महावीर का असली नाम क्या था? तो महावीर का असली नाम था वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कपड़ा उत्पादन केंद्र था चन्हुदड़ो। अगला प्रश्न है अशोक के किस शिलालेख में उनके द्वारा कलिंग युद्ध के बाद किए गए पश्चाताप का वर्णन मिलता है?
तो ये मिलता है हमें कौन से शिलालेख से? धौली शिलालेख से। अशोक के जो बृहत लेख हैं वो उनकी संख्या है 14। 14 बृहत शिलालेख हैं और वो 8 स्थानों से मिलते हैं। शाहबाजगढ़ी, इनका देख लेते हैं हम थोड़ा सा एक बार। शाहबाजगढ़ी, मानसेरा, कालसी, जूनागढ़, सोपरा, धौली, जोगढ़ और एरगुड्डी। तो इन 8 जगहों से हमें अशोक के जो वृहत शिलालेख हैं वो मिलते हैं। और धौली वाला जो शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बाद जो उन्होंने पश्चाताप किया है उसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार की इमारतों का निर्माण करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग पक्की ईंटों से बनी इमारतों का प्रयोग करते थे। बौद्ध धर्म में प्रवेश करने से पहले महात्मा बुद्ध का असली नाम क्या था? तो महात्मा बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ या गौतम, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने से पहले। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा स्थल पर समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिलते हैं हमें लोथल से, क्योंकि लोथल में हमें एक डॉकयार्ड मिलता है। अगला प्रश्न है, आर्यों का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा है? तो सबसे प्राचीन साहित्य ऋग्वेद, जिसकी हमने भी बात की थी, सबसे प्राचीनतम है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो गौतम बुद्ध ने पाली भाषा में अपने उपदेश दिए थे। अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट अगले प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने धर्म के सिद्धांतों का पालन किया था? तो धर्म के सिद्धांतों का पालन किया था मौर्य सम्राट अशोक ने। अगला प्रश्न है, आर्यों का प्रमुख त्योहार कौन सा था? तो आर्यों का प्रमुख त्योहार था यज्ञ करना। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें सही होगा। अगले प्रश्न की बात करें, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है त्रिपिटक। इसमें 3 है, एक तो सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसलिए इनको मिला के त्रिपिटक कहा जाता है। वेद, रामायण और महाभारत, तो ये तो हिंदू धर्म से संबंधित हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति की पूजा करते थे, क्योंकि हमें पशुपतिनाथ की मुहर मिलती है। पशुपतिनाथ की मुहर मिलती है और ये हमें मोहनजोदाड़ो से मिलती है। मोहनजोदाड़ो से पशुपतिनाथ की मुहर मिलती है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग पशुपति की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने यूनानी राजा से मित्रता स्थापित की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, और यूनानी राजा था निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और निकेटर की बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे दोस्ती की थी? सेल्यूकस निकेटर से, और उसकी बेटी हेलेना से विवाह भी किया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? तो निर्वाण प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने बोध गया में। निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया में। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है? तो धार्मिक सहिष्णुता का उल्लेख मिलता है धौली में। इसमें राजा अशोक ने समस्त जनता को अपनी संतान बताया है धौली शिलालेख में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के पास बहती थी? तो कौन सी नदी बहती थी? सिंधु नदी।
क्योंकि इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु नदी के और उसकी सहायक नदियों के आसपास में बसी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित आर्यों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वेद में आर्यों के प्रमुख देवता बताया गया है इंद्र को। इंद्र को प्रमुख देवता बताया गया ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? तो वैशाली जो है वो वज्जी की राजधानी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का अंत किस कारण से हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने के बहुत से कारण माने जाते हैं, जैसे कि बाढ़ आना या कोई भी प्राकृतिक आपदा, आर्यों का आक्रमण। तो अलग अलग इतिहासकार इसका अलग अलग कारण बताते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो आर्य आक्रमण को माना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से था? तो महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि के लिए मुख्य फसल कौन सी थी? तो कृषि के लिए मुख्य फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त किया था? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। बोधि वृक्ष के नीचे इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगर नियोजन, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन बहुत ही सुदृढ़ अवस्था में था। इसके नगर नियोजन की हम बात करें तो इसको ये जो इसका नगर होता था वो दो भागों में विभाजित होता था। एक तो होता था पूर्वी भाग, दूसरा पश्चिमी भाग, जो कि ऊंचे टीले पर होता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ग्रिड सिस्टम में बसा हुआ था। घरों के दरवाजे जो है वो मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, इनको सीढ़ियों का भी ज्ञान था। तो ये बहुत अच्छी नगर नियोजन व्यवस्था में सिंधु घाटी सभ्यता बसी हुई थी। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट को देव नाम प्रिय कहा जाता है? तो देव नाम प्रिय कहा जाता है राजा अशोक को। अशोक की उपाधि थी देव नाम प्रिय। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है? तो बौद्ध और जैन ग्रंथों में वज्जी महाजनपद का उल्लेख मिलता है, और वज्जी उस समय का एक गणतंत्र राज्य था, रिपब्लिक था। इसमें मोनार्की नहीं थी। ये नहीं था कि एक राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, इसमें बहुत सारे लोग मिलके शासन करते थे। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पा सभ्यता से जल निकासी प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो जल निकासी प्रणाली के प्रमाण मिलते हैं हमें मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो वो गाय का भी पालन करते थे, भैंस, बकरी, वो सभी पशुओं, इन तीनों पशुओं का पालन करते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य काल में किसके द्वारा भूमि की माप की जाती थी? तो भूमि की माप की जाती थी सीता अध्यक्ष के द्वारा, और जो सीधे राजा के अंदर जो भूमि आती थी राजा के अंडर में, जिसके ऊपर सीधा राजा का अधिकार होता था, उसको सीता भूमि बोलते थे, और भूमि का माप करने वाले को कहते थे सीता अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? महापरिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है? कि भगवान बुद्ध की मृत्यु, भगवान बुद्ध की मृत्यु, ये जो इनकी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो ये वोकेब हैं या जो संबंधित शब्द हैं, जैसे महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो इनको ध्यान रखिएगा। महापरिनिर्वाण किसको कहते हैं? भगवान बुद्ध की मृत्यु को। ये इनको कुशीनगर में इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ये और यहाँ पे नदी थी हिरण्यवती नदी, हिरण्यवती नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे विदेश भेजा था? तो अशोक ने अपने सबसे बड़े बेटे महेंद्र को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस चीज का उत्पादन किया जाता था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपड़े का उत्पादन भी होता था। हमने चन्हू के बारे में पढ़ा है, जिसको हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बर्तन भी यहाँ पे बनते थे, पत्थर की मूर्तियां भी बनती थी, जैसे हमें पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है, पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, तो पत्थर की मूर्तियां भी बनती थी। तो ये सभी चीजों का उत्पादन किया करते थे, कपड़े का, बर्तन का, पत्थर की मूर्तियों का। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के प्रतीक सबसे अधिक पाए गए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में बेल के प्रतीक सबसे अधिक पाए गए हैं। ऐसे हमें ये अनुमान लगता है कि उस समय बेल जो है वो एक महत्वपूर्ण पशु हुआ। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ को सबसे प्राचीन माना जाता है? तो सबसे प्राचीन माना जाता है त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में कौन सा राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली था? तो मगध जो सबसे अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि मगध के पास जो है वो हाथी, बहुत संख्या में उनके पास हाथी थे। तो अगर आपके पास हाथी है तो आपकी सेना बहुत मजबूत हो जाती है। तो मगध का शक्तिशाली होने का एक कारण ये भी था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस स्थान पर प्रसिद्ध अशोक स्तंभ की स्थापना करवाई थी? तो अशोक स्तंभ की स्थापना सारनाथ में करवाई थी, और अशोक स्तंभ जो है वो हमारा नेशनल एम्बलम भी है, राष्ट्रीय प्रतीक भी है। और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। तो सारनाथ जो है वो एक महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए अशोक स्तंभ की स्थापना सारनाथ में करवाई थी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर का महत्व था? सिंधु घाटी सभ्यता में बेल का महत्व सबसे अधिक था, क्योंकि हमें सबसे अधिक मोहरें जो हैं वो बेल का अंकन हुई हुई मिलती हैं, जिनपे बेल का चित्र बना हुआ हो। ऐसी मोहरें हमें सबसे अधिक मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन है? तो ये हमें मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन मिल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस कला में निपुण थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वास्तुकला में निपुण थे। वास्तुकला में क्यों निपुण थे? तो उनके जो घर हैं वो बहुत अच्छी ग्रिड शैली में बने हुए हैं, हमने बात की अभी, ग्रिड शैली में बने हुए हैं। और जो मेन रोड है उस पर किसी भी घर का दरवाजा नहीं खुलता है, अंदर की तरफ जो छोटी रोड बनी हुई है उनमें उनके दरवाजे खुलते हैं। तो उनकी जो नगर नियोजन व्यवस्था है, घर बनाने की व्यवस्था है, वो बहुत ही अच्छी थी, इसलिए ये वास्तुकला में निपुण माने जाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगला प्रश्न हमारा, किस हड़प्पा स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह कहा जाता है? तो ये मिलता है हमें लोथल से, और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। और इसके उत्खननकर्ता कौन थे? इसकी हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले। लोथल के उत्खननकर्ता थे SR राव। यहाँ से हमें नावों के 5 मॉडल भी मिलते हैं, नावों के 5 मॉडल भी हमें यहाँ से मिलते हैं। और एक फारस की मोहर भी मिलती है हमें लोथल से, फारस की मोहर भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नोबल ट्रुथ का उपदेश किसने दिया था? तो 4 नोबल ट्रुथ यानी कि 4 आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य का उपदेश किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया था। अब ये 4 जो आर्य सत्य हैं वो क्या थे? पहला था कि दुख है, महात्मा बुद्ध ने कहा कि दुख है। दूसरा कहा दुख है तो दुख का कारण है, दुख का कारण है। तीसरा इन्होंने कहा दुख के कारण का निवारण है, दुख के कारण का निवारण है। और चौथा इन्होंने कहा कि दुख निवारण का मार्ग है। ये इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए थे, निवारण का मार्ग है, दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है, और दुख निवारण का मार्ग है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस प्रकार की मुद्रा का उपयोग करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो बार्टर प्रणाली का उपयोग करते थे, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में यज्ञों के नियम और अनुष्ठान का वर्णन मिलता है? तो ये हमें मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में हमें यज्ञ के नियमों और अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने शांति और अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया? तो शांति और अहिंसा के सिद्धांत का पालन किया था राजा अशोक ने कलिंगा युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सभ्यता के लोग ग्रिड सिस्टम का प्रयोग कर शहरों का निर्माण करते थे? तो ग्रिड सिस्टम का प्रयोग करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता से हमें जो साइट्स मिली हैं वो हमें ग्रिड सिस्टम में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म किस वंश में हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो शाक्य वंश में हुआ था, इसलिए इनका एक नाम शाक्य मुनि भी है। गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था? राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। राजसूय यज्ञ क्या होता है? जब कोई नया राजा बनता है तो राज तिलक के समय यानी कि जब भी आपको राजा बनाया जाता है उस समय एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है, उसी को राजसूय यज्ञ कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के तांबे की मूर्तियां मिलती हैं? तो तांबे की मूर्तियां हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो में एक नर्तकी की मूर्ति भी मिलती है जिसने एक हाथ में चूड़ियां पहन रखी हैं और ये नृत्य की मुद्रा में खड़ी है। नृत्य की मुद्रा में खड़ी है और एक हाथ में इसने चूड़ियां पहन रखी है और एक हाथ जो इसका खाली है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। जो वर्तमान का बिहार है उसमें महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, और वैसे हम देखें तो वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में। और राज्य की बात करें तो वर्तमान का बिहार। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, किस शासक के काल में मौर्य साम्राज्य ने दक्षिण भारत तक विस्तार किया था? तो दक्षिण भारत तक विस्तार करने वाले मौर्य शासक थे बिंदुसार। ये कौन थे? बिंदुसार, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और इनको जैन साहित्य में सिंह सेन भी कहा गया है। और इन्होंने दक्षिण भारत पे अभियान किए थे और दक्षिण भारत तक जो है वो मौर्य शासक को इन्होंने फैलाया था। आगे चलें तो आगे हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाए गए पशुपति मुहर में किस देवता का चित्रण मिलता है? तो पशुपति नाथ की जो मुहर मिलती है हमें मोहनजोदड़ो से मिलती है पशुपति नाथ की मुहर। इसमें भगवान शिव का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? तो चंपा अंग महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्त सिंधु का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सप्त सिंधु का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, अशोक ने किस स्थान पर धम्म महात्म्य नियुक्त किए थे? तो अशोक ने राज्य के सभी हिस्सों में धम्म महात्म्य की नियुक्ति की थी। धम्म महात्म्य की नियुक्ति क्यों की थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महात्म्य की नियुक्ति की गई थी। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पतन किसके द्वारा हुआ? तो मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग ने जो अंतिम शासक था मौर्य शासक का बृहदर्थ, इसको मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो अशोक के शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट है, किस महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी? तो कौशाम्बी जो है वत्स की राजधानी थी। वत्स महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म की किस शाखा में गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता है? तो बौद्ध धर्म में दो शाखाएं बट गई थी, महायान
और हीनयान। जब दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। उसमें से जो महायान थे वो भगवान बुद्ध को, गौतम बुद्ध को भगवान के रूप में पूजते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा महायान। नेक्स्ट है, किस वेद में पानी के देवता वरुण का वर्णन है? तो वरुण का वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की मोहरें पाई गई हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा पत्थर की मोहरें में मिलती हैं। और ये जो है ये सेलखड़ी पत्थर से बनती थी। सेलखड़ी पत्थर से, ये बहुत मुलायम पत्थर होता है। तो इसकी जो मोहरें हैं वो हमें सबसे अधिक मात्रा में मिलती हैं। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिलता है। तो कपास का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हुआ विश्व में? भारत में। नेक्स्ट है, किस बौद्ध परिषद में त्रिपिटक को पहली बार लिखा गया था? तो पहली बौद्ध संगीति में त्रिपिटक के दो पिटक लिखे गए थे, सुत्त पिटक और विनय पिटक। और अभिधम पिटक जो तीसरे में लिखा गया, तो सबसे पहली बार किसमें लिखा? पहली बौद्ध संगीति में ही ये लिखा गया था। पहली बौद्ध संगीति की हम बात करें, पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु शासक थे, अजात शत्रु, जिन्होंने इसको पैट्रनाइज किया था और ये करवाया था राजगृह में। और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। तो ये हमने पहली बौद्ध संगीति की भी इससे रिलेटेड बात कर ली। अजात शत्रु ने करवाई राजगृह में और अध्यक्ष थे महाकश्यप, और ये 483 बीसी में करवाई गई थी। अगला है, किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? तो श्रावस्ती किसकी राजधानी थी? तो श्रावस्ती कौशल महाजनपद की राजधानी थी। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस कृषि पद्धति का पालन करते थे? तो ये सिंचाई खेती करते थे, सिंचाई पद्धति का प्रयोग करते थे कृषि करने के लिए। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के कौन से ग्रंथ बौद्ध धर्म के नियमों का संग्रह है? तो बौद्ध धर्म का नियमों का संग्रह मिलता है विनय पिटक में, और ये उपाली के द्वारा लिखा गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थंकर किस धर्म के प्रमुख संत होते थे? तो तीर्थंकर होते थे जैन धर्म के, और अब तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है, किस वेद में उपवेदों का उल्लेख मिलता है? तो उपवेदों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, किस महाजनपद की राजधानी उज्जयिनी थी? तो उज्जयिनी राजधानी थी अवंती की। अवंती की दो राजधानी थी, एक तो उज्जयिनी और दूसरी थी माहिष्मति। क्योंकि जो उज्जयिनी ये अवंती जो महाजनपद था वो बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला था, इसलिए इसकी दो राजधानियां बनाई गई थी, उज्जयिनी जो कि वर्तमान में उज्जैन है, और दूसरी थी माहिष्मति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इनकी महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन हमें सुत्त पिटक में मिलता है, जो कि इनके प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा लिखा गया है, और ये पहली बौद्ध संगीति में लिखा गया था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यापारी केंद्र कौन सा था? तो प्रमुख व्यापारी केंद्र था लोथल, गुजरात। नेक्स्ट है, किस वेद में यज्ञ के लिए मंत्रों का संग्रह मिलता है? तो मंत्रों का संग्रह हमें यजुर्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध परिषद में महायान और हीनयान शाखाओं का विभाजन हुआ? तो महायान और हीनयान इनका विभाजन हुआ था दूसरी बौद्ध संगीति में। दूसरी बौद्ध संगीति में ये दो भागों में बंट गया था। और दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? दूसरी 383 बीसी में हुई थी। कालाशोक ने पैट्रनाइज की थी, ये करवाई थी वैशाली में करवाई थी, और सर्वकामी इसके अध्यक्ष थे।
सर्वकामी, इनको साबक मीर भी बोलते हैं, साबक मीर। तो ये हमारी दूसरी बौद्ध संगीति हो गई। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से पशुपति मोहर प्राप्त होती है? तो पशुपति मोहर हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, किस महाजनपद की राजधानी काशी थी? तो काशी कहाँ की राजधानी थी? ये इसमें थोड़ा सा मिस टाइपिंग है, इसमें ये वाराणसी पूछ रहा है। किस महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी? तो ये काशी की राजधानी थी, वाराणसी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट है, किस वेद में सोम रस का उल्लेख मिलता है? सोम रस का उल्लेख मिलता है शाम वेद में। नेक्स्ट है किस महाजनपद की राजधानी मिथिला थी? तो मिथिला वज्जी संघ की राजधानी थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो बौद्ध धर्म के कौन से सिद्धांत को आर्य का अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है? तो अष्टांगिक मार्ग था मध्य मार्ग, मध्य मार्ग को अपनाया था बौद्ध धर्म ने। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने किस आयु में गृह त्याग किया था? तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक के शासन काल में यूनानी दूत मेगस्थनीज भारत आया था? तो मेगस्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में भारत आया था। और मेगस्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका, मेगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? तो तक्षशिला जो है, तक्षशिला गांधार की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में किस व्यापारिक सामान का सबसे अधिक निर्यात होता था? तो हड़प्पा सभ्यता में धातु का निर्यात सबसे अधिक होता था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में विदेशी शासकों के साथ उनके संबंधों का उल्लेख मिलता है? तो ये रोमेनदेही का अभिलेख है, जहां से हमें ये पता लगता है कि अशोक के विदेशी शासकों के साथ भी संबंध थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित राजा की अवधारणा किसके माध्यम से प्रमाणित होती है? तो ये होती है मूर्तियों से, क्योंकि हमें पुरोहित राजा की मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। और ये सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई है, ये भी सेल खड़ी पत्थर की बनी हुई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल धातु विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धातु विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था हड़प्पा। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में किसे निर्वाण कहा जाता है? तो आत्मज्ञान को निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को ही निर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार की सड़कों का निर्माण हुआ था? तो सीधी और समकोण पर काटने वाली, यानी कि ग्रिड सिस्टम बनता था। तो ये होता है सीधी और समकोण पर काटने वाली। पहला ऑप्शन ही हमारा सही है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं किस पिटक में संग्रहित हैं? तो गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जो हैं वो विनय पिटक में संग्रहित हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो धार्मिक सुधार के उद्देश्य से बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी, क्योंकि जो धर्म था हिंदू धर्म, तो उसमें बहुत कर्मकांड जो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उनको सरल करने के लिए और एक आडंबर विहीन और कर्मकांड विहीन धर्म बनाने के लिए इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने राज्य की राजधानी को पाटलिपुत्र से दूर नहीं किया था? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, किस हड़प्पा स्थल को कब्रों का नगर कहा जाता है? तो कब्रों का नगर कहा जाता है हड़प्पा को। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए किस साधन पद की आवश्यकता बताई थी? तो इसके लिए महात्मा बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया था। तो पंचशील सिद्धांत में क्या कहा गया था? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी है,
नशा नहीं करना है और व्याभिचार नहीं करना। ये 5 चीजों के लिए इन्होंने मना किया था और इसी को पंचशील सिद्धांत कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म में प्रवेश के लिए इन 5 चीजों को इन्होंने पंचशील सिद्धांत के रूप में बताया था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसके माध्यम से व्यापार करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से व्यापार करने के लिए ये जल मार्ग का प्रयोग करते थे और लोथल से हमें एक डॉकयार्ड भी मिलता है, तो हमें समुद्री व्यापार के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे को है वो नहीं जानते थे। लोहे का ज्ञान उत्तर वैदिक काल में आके लोगों को लोहे के जो धातु है उसके बारे में वो जानने लगे थे। नेक्स्ट है, किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में चतुर्थ आर्य का संबंध किससे है? तो चतुर्थ आर्य सत्य में उन्होंने क्या बताया था? महात्मा बुद्ध ने दुख के बारे में बताया था कि दुख है, दुख का कारण है, दुख के कारण का निवारण है और दुख निवारण का मार्ग है। तो उन्होंने दुख के बारे में 4 आर्य सत्य बताए थे। अगला है, किस महाजनपद की राजधानी गिरिवज्र थी? तो गिरिवज्र राजधानी थी मगध की। पहले गिरिवज्र थी, गिरिवज्र के बाद राजगृह बनी और राजगृह के बाद लास्ट में थी पाटलिपुत्र। तो मगध की 3 राजधानियां रही हैं। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख मंदिरों के अभाव का क्या कारण था? तो इसका कारण था धार्मिक असहिष्णुता, कि किसी भी प्रकार के वो धर्म में विश्वास नहीं करते थे, प्रकृति की पूजा करते थे, बहुत ही सिंपल तरीके से वो जो है अपना यज्ञ वगैरह जो भी है वो पालन करते थे। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध ने किस आयु में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? तो महात्मा बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में। कुशीनगर में। नेक्स्ट है, किस महाजनपद की राजधानी वृषभपुर थी? तो वृषभपुर जो है वो अंग महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध का धम्म चक्र प्रवर्तन उपदेश किस स्थान पर दिया गया था? तो धम्म चक्र प्रवर्तन उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया गया था। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से तांबे के औजार प्राप्त हुए? तो तांबे के औजार हमें मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। किस महाजनपद की राजधानी अहमदनगर थी? अहमदनगर जो है वो असमक महाजनपद, इसमें ये असम लिखा गया है, ये असमक महाजनपद की राजधानी थी अहमदनगर। और इसको पोटन या पोटली भी बोलते थे। इसका पुराना नाम ये है और नया नाम है अहमदनगर और ये असमक की राजधानी थी। अगला है, बौद्ध धर्म के धम्मपद ग्रंथ में किसका उल्लेख है? तो इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश का उल्लेख किया गया है धम्मपद ग्रंथ में। नेक्स्ट है, किस मौर्य सम्राट ने दशहरा पर्व का धर्म प्रचार का साधन बनाया? तो दशहरा पर्व को धर्म प्रचार का साधन बनाया था राजा अशोक ने। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के जीवन की कौन सी घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है? तो इनके गृह त्याग की घटना, जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, वो घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी कुशीनगर थी? कुशीनगर जो है वो मल्ल संघ की राजधानी थी। इसको कुशीनारा भी बोलते हैं, कुशीनगर या कुशीनारा, ये मल्ल संघ की राजधानी थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में किसका पालन करने से सत्य की प्राप्ति होती है? तो ये अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से काली मिट्टी के प्रमाण मिले हैं? तो काली मिट्टी के प्रमाण हमें कालीबंगा से मिलते हैं। अगला है, बौद्ध धर्म में संघ का क्या अर्थ है? तो संघ का अर्थ है कि जो भी बौद्ध भिक्षु हैं उनका संगठन, तो भिक्षुओं का संगठन, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धर्म का पालन करते थे?
तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों का कोई धर्म नहीं था, वो प्रकृति पूजा करते थे। ये हमारी प्रकृति से संबंधित, जैसे पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, नदियां हो गई, तो वो लोग प्रकृति की पूजा करते थे। तो इसमें हो जाएगा प्रकृति पूजा वो लोग करते थे। नेक्स्ट है, किस महाजनपद की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत का अर्थ है दुख का अंत? तो दुख का अंत है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग जो है वो दुख के अंत के सिद्धांत के बारे में बताता है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद किस स्थान पर प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है वो राजगृह में आयोजित की गई थी, और ये अजातशत्रु ने करवाई थी 483 बीसी में, और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग के 8 तत्वों में से एक क्या है? इसमें सम्यक दृष्टि, पहला 8 तत्वों में से सबसे पहला कौन सा था? सम्यक दृष्टि। तो अष्टांगिक मार्ग में नंबर 1 पे था सम्यक दृष्टि। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत का अर्थ है सम्यक वचन? सम्यक वचन यानी कि सही भाषण, आप जो बोल रहे हैं वो सही होना चाहिए। सम्यक वचन का मतलब हो जाएगा सही भाषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी वैशाली थी? तो वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। नेक्स्ट है, किस महाजनपद की राजधानी मिथिला थी? तो मिथिला भी वज्जी संघ की ही थी। वज्जी संघ की विदेह, वैशाली, वैशाली और मिथिला, 3 राजधानियां आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में किसका अर्थ सम्यक जीविका है? सम्यक जीविका का अर्थ है सही जीवन यापन, कि आपको सही आदर्शों पे चलते हुए जीवन यापन करना है। अगला है, किस महाजनपद की राजधानी उज्जैनी थी? तो उज्जैनी जो है वो अवंती की राजधानी थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल धातु गलाने के लिए प्रसिद्ध था? तो ये था लोथल। अगला, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सिंचाई प्रणाली के प्रमाण मिले हैं? तो सिंचाई प्रणाली के प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो धोलावीरा से मिलते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत का पालन करने से सही ध्यान होता है? तो यह है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में 8 मार्ग बताए गए हैं, उनमें से एक है सही ध्यान। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल खाड़ी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो खाड़ी व्यापार के लिए प्रसिद्ध था लोथल। अगला प्रश्न है, किस महाजनपद की राजधानी प्रयाग थी? तो प्रयाग किसकी राजधानी थी? तो प्रयाग जो है वो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी थी, कौशाम्बी ही जो है वो वर्तमान में प्रयाग में पड़ता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर वत्स। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। हमारे जो आधे क्वेश्चन हो चुके हैं और इसका पार्ट 2 हम जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए इनको, ये जो क्वेश्चन करवाए इनको रिवाइज कीजिए, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।